रुपये लगती, सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगी। तो मेरे भाई कोरोना काल भी तो इसी सरकार में आया, किसी और में आया है? इसी बता तो जिसकी एक मिनट सुनिए मैं एक मिनट मैं सबकी बात रखिए। एक मिनट नहीं जिस सरकार में होगा भाई। मोहम्मद नसीम। तो इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? हम तो बीजेपी के बनवाएंगे। बीजेपी की बनवाएंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम जी, बताइए कि सपा के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। असियाई ने बहुत कुछ किया, आप दिखाओ कहाँ पे क्या नहीं करा। नमस्कार, मैं हूँ अक्षय। इस वक्त मैं फिरोजाबाद के लेबर कॉलोनी में मौजूद हूँ। ये रामलीला ग्राउंड है। तो यहाँ पर लेबर कॉलोनी के जो निवासी हैं इनसे पूछेंगे कि कैसा हो उनका विधायक। तो चलिए जानते हैं और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इन्हें किसके लिए मूड बना रखा है, किसको चुनेंगे अपना विधायक। तो क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। आप ये बताइए कि आप किसको चुनेंगे, मतलब आपका विधायक कैसा हो? हमारा विधायक ऐसा हो जो सभी पक्षों को लेकर साथ चले, इसमें कोई जाति धर्म भेदभाव के आधार पर ना देखे। जहाँ भी विकास होना हो, जहाँ भी प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो, वहाँ जाके उनका निदान कराए। करते क्या आप? मैं बिजनेस करता हूँ अपना। बिजनेस। तो व्यापारी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप विधायक जी क्या करें? व्यापारियों की समस्या उनको भी देखें। जैसे भी व्यापारियों पर जीएसटी का थोड़ा सा जो 14% 12% और जो अभी 18% 28% चल रहा है, उसको मिला के एक मुक्त बना दिया जाए, जैसे 15% बना दिया जाए, वो बेटर रहेगा। अच्छा, चलिए और जनों से भी बात करते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं तो उनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? सलीम खान एडवोकेट। आप ये बताइए कि यहाँ का जो फिरोजाबाद का जो विधायक हो वो कैसा हो? देखिए, मैं सड़क निर्माण और पुल को विकास नहीं मानता। हमें विधायक ऐसा चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दे। आज हमारे फिरोजाबाद में 4,38,000 समथिंग वोटर है और 4,38,000 वोटर के अलावा जो अगर आबादी काउंट करेंगे 10 लाख सिटी की आबादी होगी। तो सिटी में आपने कितने प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए, ये हमको बताया जाए। गरीब, चलिए जो व्यक्ति व्यापार करता है या कोई डॉक्टर है, ये तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन गरीबों के बच्चे हमेशा सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आपने कितने सरकारी स्कूल स्थापित किए या कितने सरकारी स्कूल आपकी नॉलेज में चल रहे हैं? आपने क्या कोई एक शिक्षा का केंद्र बनाया? यहाँ सरकारी स्कूल कोई भी एक बनाया? मैं सिर्फ उस चीज़ को मानूंगा, विधायक हमें ऐसा चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दे। अगर हम शिक्षित होंगे तो विकास तो हम अपने आप अपना स्वयं कर लेंगे। शिक्षा पे जीरो है, 2 साल हो गई, 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए, लेकिन फ़ीस हमने बराबर जमा की है। मेरे बच्चे, चलो मैं इतना योग्य हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो मैं तो मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन बाकी जो गरीबों के बच्चे हैं वो क्या है, दिन भर खेलते हैं, अंटे गोली खेलते हैं। कुछ जो जिनके पास रोज़गार नहीं है वो चोरी चकारी करते हैं। इस चीज़ पर आपने क्या ध्यान दिया? अगर आप शिक्षित बनाएंगे तो सब खुद ब खुद मैनेज हो जाए। तो किसका माहौल है? माहौल तो अभी ये 20 तारीख को ही तय होगा। फिलहाल तो सभी प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिरोजाबाद के अंदर अगर बात करेंगे तो बीजेपी और साइकिल की ही टक्कर है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, चलिए और से जानते हैं। ये बताइए कि भैया ने कहा कि जो सड़क और पुल निर्माण है इसको नहीं मानते हैं, ठीक है, इसको तरक्की नहीं मानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ये उन बातों को तरक्की मानते हैं जो 2017 से पहले यहाँ का माहौल हुआ करता था। गुंडागर्दी हुआ करती थी, छात्राओं से छेड़छाड़ हुआ करती थी, बदमाश आए दिन व्यापारियों को लूटते थे। ये उनको तरक्की मानते हैं। ये जो ज़मीन पे धरातल पर 2017 के बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार ने जो काम किए हैं भाजपा की सरकार ने, वो इन्हें दिखाई नहीं देंगे। मतलब पुल और रोड को ये नहीं मानते हैं कि यहाँ पर कोई कार्य हुआ बीजेपी सरकार में? क्या चीज़? इन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकाल में पुल जो बने हैं और जो सड़कें बनी हैं उसको नहीं मानते हैं कि ये कोई तरक्की नहीं है। ये इनको ऐसा ना, अभी ये जो ओवर ब्रिज से पार होके आए, इस पे से आना नहीं चाहिए इन्हें। पार हो गए जो है ना रेल लाइन, उसे पार होके आना चाहिए, क्योंकि वो विकास नहीं है। इनको विकास नहीं दिखाई देगा। इनको विकास सिर्फ वहाँ दिखाई देगा जहाँ पे गलत काम हो रहे हों, भ्रष्टाचार हो रहा। आप आज 5 साल होने को हैं, आप एक आरोप लगा के दिखा दीजिए भ्रष्टाचार के ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर। गुंडा खत्म हो गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, बेटियां हमारी सुरक्षित हैं, सुरक्षा का माहौल है, व्यापारी सुरक्षित हैं। आप इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, बताइए। अच्छा,
गुंडा राज खत्म हो चुका है, ऐसा इनका कहना। आप क्या कहेंगे? देखिए अब ऐसा है, जैसे उन्होंने कहा कि बेटी महफूज है, मैं तो नहीं समझता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर रेप हुए हैं तो इसी सरकार में हुए हैं। अभी ये कहाँ देख रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी समझ से तो बाहर है ये, क्योंकि ये समझ लीजिए ये सरकार से बुरी सरकार हो ही रही है। इसने केवल नफरत और महंगाई के अलावा कुछ नहीं काम नहीं करा है। ये इतनी नफरत फैला दी है कि जो हमारे संग यार दोस्त थे, रहते थे, ये समझ लीजिए कि आज वो हमसे दूर रहते हैं। तो आपकी नज़र में विकास क्या है? कुछ विकास नहीं है, यही विकास है। नफरत बढ़ा दी। क्या विकास नहीं था इससे पहले? हर चीज़ का विकास था। ये ऐसा नहीं था जैसा आपने कहा कि बिल्कुल नहीं था। नफरत का विकास हो रहा है, महंगाई का विकास हो रहा है, ये चीज़ें बढ़ रही है। चलिए मैं आप पर आऊँगा और लोगों से भी मैं प्रतिक्रिया ले लूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका पहला सवाल था कि हमारा विधायक कैसा होना चाहिए। मेरा इस संदर्भ में ये जवाब है, हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो कोरोना काल जैसी महामारी में हम लोगों के बीच में रहा हो, हम लोगों की चिंता की हो। ऐसा कोई हमारा विधायक नहीं होना चाहिए। चाहे जैसे आप अन्य दलों से ले लो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हों, चाहे अपने ओबीसी की पार्टी के कैंडिडेट हों, और चाहे वो अपने बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हों। इनमें से एक भी कैंडिडेट जनता के बीच में नहीं रहा है। इन्होंने ना तो किसी एक व्यक्ति को राशन की व्यवस्था की हो, किसी के घर घर जाके किसी की मृत्यु पर ये लोग खड़े हुए हों। आज ये सबकी बात कर रहे हैं कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे। ये पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल जैसी महामारी में किसी के घर पर नहीं गए हैं। ऐसे विधायक को चुनना इस शहर की प्रत्येक जनता के लिए दुखदायी रहेगा। ये हमारे बीच में कभी दिखाई नहीं देंगे। केवल अपना और अपने घर वालों का पेट भरेंगे और ये कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप ये आरोप किस पर लगा रहे हैं? कौन अपना घर भर रहा है? ये जितने भी आज आप देख लो ना, अपनी लेबर कॉलोनी जहां हम खड़े हुए हैं, जहां पर जो भी विकास हुआ है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अन्य किसी सरकारों में कभी भी कोई विकास नहीं हुआ हो। चाहे ये लेबर कॉलोनी का पार्क, इसकी आप बाउंड्री देख रहे हैं, वो यहाँ पर 2 पार्क बने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क और अपना दीनदयाल पार्क। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी सरकार में बने। और आज जो ओवरब्रिज बना हुआ है, जिससे कई नौजवानों की लेबर कॉलोनी में मृत्यु हुई, वो भी अपने माननीय विधायक मनीष असीजा जी देना। और अपने माननीय असीजा जी ने हमेशा जनता के बीच में रह के जनता के सहयोग के लिए 24 घंटे खड़े रहे हैं। चाहे वो कोरोना काल हो, ऑक्सीजन प्लांट की समस्या जो यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या थी वो, चाहे झेड़ा जाल की जो अन्य दलों के लोग कहते हैं कि झेड़ा जाल की परियोजना हम लेके आए, केवल कागजों पर लाने से कोई ये तो यहाँ सपा के जो कार्यकर्ता बोलते हैं कि ये तो अगले सरकार में आए थे, बीजेपी ने तो क्या किया? केवल कागजों में हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता। उसको धरातल पर उतारने पर जो मेहनत होती है वो की जाती है, और वो अपने माननीय विधायक मनीष असीजा जी ने किया। अन्य किसी ने कुछ भी नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे? जो भैया ने आरोप लगाया है कि सड़क और पुल निर्माण करने से क्या होता है, ये कोई तरक्की तो नहीं है? यदि हम प्रदेश का विकास देखना चाहते हैं और आम जनता को खुश देखना चाहते हैं तो सड़कों से सड़कों को जोड़ना होगा, नदियों से नदियों को जोड़ना होगा और अपने कल कारखानों को बढ़ाना होगा। सड़कों से सड़कों को जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नदियों को जोड़ने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी कर रही है। उस नदियों को नदियों से जोड़ने का जो काम होता है उसके द्वारा हमारे सिंचाई के संसाधन बढ़ते हैं, सिंचाई की व्यवस्था भरपूर होती है, और जब सिंचाई की व्यवस्था ठीक होती है तो हमारे यहाँ का उत्पादन भी बढ़ता है। जब उत्पादन बढ़ता है और अन्न की उपज जब ठीक होती है तो उससे समूचे देश का और समूचे प्रदेश का विकास होता है। तो इन्होंने भैया ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो रेप हुए, ये लड़की सुरक्षित नहीं है, वो बीजेपी की सरकार में है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जो ये कह रहे हैं ये अपने गरेबान में झांक कर देखें। जब किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी होती है या कोई अपवाद पैदा होता है तो वो लोग बताएं कि जो कल तक ये कहते घूम रहे थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और क्या उनको फांसी दी जाएगी, तो वो लोग अपने आप में सोच के देखें। इस शासन में कानून की व्यवस्था हुई, कानून का राज कायम हुआ, अपराध घटा है। आप इतिहास उठाकर देख लें, उनका पूरा आपको वर्णन वहाँ पर। क्या मूड है इस बार जनता का? क्या मूड है? किसकी सरकार होगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अच्छी सरकार बनेगी, एक मजबूत सरकार बनेगी। चलिए और जो लोग हैं उनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? अमित कुमार। कि आप ये बताइए, आप युवा हैं तो आप कैसा विधायक चाहेंगे?
मैं तो यही विधायक चाहूँगा कि ऐसा हो, हमारा विधायक जो सभी वर्गों को साथ लेके चले, विकास के मुद्दों को छूटने ना दे। दूसरी बात, हमारा जो शहर है ये श्रमिक इकाई वाला शहर है। यहाँ पे सभी लोगों को क्या चाहिए, एक रोज़गार, सुरक्षा, बिजली, पानी। फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है, यहाँ पर सदियों से देखते आ रहे हैं लोग, बताते, हमने भी 20 साल से देखा है, इतनी उम्र तो नहीं है मेरी, लेकिन मैं सुन के और हमने फेस भी किया। पानी की समस्या जो थी बहुत ज़्यादा, हम लोग दूर दूर से पानी ले लेके आते थे। झेड़ा जाल योजना अब चाहे किसी सरकार ने यहाँ पे शुरू की हो या नहीं की हो, फिलहाल तो शहर को पानी मिल रहा है। अब जिसकी सरकार होती है उसी का नाम होता है कि जो पानी की व्यवस्था या बिजली की व्यवस्था है वो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय हमारे शहर को और हमारे देश को वो रोज़गार की व्यवस्था है। हमारे विधायक एक ऐसा प्रतिनिधि होता है जो जनता की आवाज़ को शासन तक पहुंचाता है। विधायक अपने तक सीमित नहीं रहता है। विधायक इसलिए नहीं होता, मैं सभी सरकारों की कह रहा हूं, मैं किसी सरकार का पक्ष लेके नहीं बोल रहा, कि विधायक हमारी जनता के बीच में रह के जनता की एक एक नब्ज को टटोल के जाता है कि जनता का क्या है क्या नहीं है। अगर हम बैठे बैठे यही कहेंगे विधायक जी हमारे यहाँ पानी है, तो विधायक जी हमारे यहाँ पानी भरने तो आएंगे नहीं, वो तो हमें खुद ही भरने आना पड़ेगा। तो आप ये बताइए, जो अभी हाल ही में सरकार है उससे आप खुश हैं कि नहीं? ठीक है, 50-50% ही है। ये तो नहीं कह सकता कि बुरी है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है, क्योंकि 2 साल में जिस तरीके से कमर टूट गई अर्थव्यवस्था की। सबसे पहले हमारी इकॉनमी देखी जाए, भारत की जो इकॉनमी है वो किससे चलती है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। अभी इस समय कृषि प्रधान जो अन्नदाता की जो हाल है, उनके जो मनमुटाव हो रहे हैं, उससे भी हमारी जीडीपी को बहुत फर्क। इनकी आपस की लड़ाई से हमारे देश की जीडीपी का नुकसान हो रहा है। रेलवे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घाटे में चल रही हैं। जीडीपी आप उठा के देखो, आप मुंह से बातें करने से बड़ी बड़ी बात नहीं, आप सीधे आंकड़े पेश कर दीजिए, लाइए जितने वो दिखाए हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। उसके आपने जो कहा इसके मैं विधायक जी से तो संतुष्ट हूँ, मैं विधायक जी से तो संतुष्ट हूँ। ठीक है, इसका मैं जवाब ले लेता हूँ। आप क्या कह रहे थे? आप ऑन रिकॉर्ड जाके देखिए, गूगल पर मोबाइल निकालिए, जीडीपी में पिछली सरकारों की अपेक्षा सुधार हुआ है। और रही रोज़गार की बात, लगभग हमने 4.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां और 3.5 लोगों को संविदा, 3.5 लाख लोगों को, 3.5 करोड़ लोगों को संविदा पर नौकरियां दी हैं। और इससे ज़्यादा सुधार क्या चाहिए आपको? जन कल्याणकारी योजना जो प्रदेश सरकार की चल रही हैं, प्रत्येक जन जन तक पहुंचाने का विधायक जी ने जो काम किया है, चाहे वो ई श्रम कार्ड के द्वारा हो, चाहे राशन कार्ड के माध्यम से हो, और चाहे वो उनके द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्य हों। ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा, मैं और भी लोग हैं उनसे जानूंगा कि आप बताइए कि कैसा हो आपका जो विधायक हो। क्या आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम किशन यादव है। अच्छा। और जैसा भाई ने कहा कि 4.5 करोड़ रोजगार दिए, मैं 2018 से टेट सीटेट क्लियर है मेरा, अभी भी वाला क्लियर है भाई, मुझे तो रोजगार मिला नहीं। और जो भाई बात कर रहे हैं 4.5 करोड़ रोजगार, तो उनकी लिस्ट जारी करें ना, कहाँ है 4.5 करोड़ रोजगार? 4.5 करोड़ रोजगार कहाँ पे? सरकारी नौकरियां वो 4.5 करोड़। 2018 में ग्रुप डी की 1 लाख प्लस वैकेंसी थी, आज तक उसके लिए हम लाठी डंडे खा रहे हैं रोडों पर चल के। भाई कह रहे हैं कि 4.5 करोड़ रोजगार दे दिए, कहाँ से दे दिए 4.5 करोड़? एक मिनट, मैं अभी जवाब लूंगा, आप पूरी बात अपनी रखिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। जैसे भाई कह रहे थे 4.5 करोड़ रोजगार, और बात आती है अन्नदाता किसान की, तो मेरे गाँव है नज़दीक, यहीं पर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, 200 बीघा जमीन पट्ट डली है नल का साड़ों की वजह से। नहीं, साड़ किसे छोड़े हुए? आप आम आदमी की साड़ है। आप क्या अपने माता पिता जी बूढ़े हो जाते हैं, आपने छोड़ दोगे? अपने बच्चों छोड़ दोगे? आपके साड़ है, आपके गाय हैं, आप अपने आप पालिए। आपकी व्यवस्था नहीं तो आप गौशाला छोड़ के आइए, जो आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। गौशाला मरने के लिए वहाँ पर नहीं, एक मिनट, मैं आपकी बात रखूंगा। आप नहीं, गौशालाओं की क्या हालत है? आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम विनय यादव है। अच्छा विनय जी, ये बताइए कि अभी जो चर्चा चल रही है, हम उसको बाद में लेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका विधायक कैसा हो, आप उन्हें किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हमारा विधायक एक ऐसा होना चाहिए जो हमारी जो ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग लोग हैं, उनके विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि शिक्षा है हमारी, और आपकी जैसे कि जो बहुत सारे भ्रष्टाचार होते हैं इन सारी चीज़ों में, और जैसे कि आपके बिजली व्यवस्था वगैरह है, तो जो मूलभूत हॉस्पिटल व्यवस्था बहुत ख़राब है। आज तक सभी, जैसे हम देख रहे थे, अपनी अपनी पार्टियों के पक्षधर अपनी अपनी पार्टियों की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन बातों पर कोई नहीं ध्यान देता कि आज भी इतनी सरकारें आई बहुत सारी पार्टियों की, जहाँ तक मैं 3 पार्टियों को जानता हूँ, और उन्होंने अपनी पूर्व मत की सरकार 5-5 साल चलाई। शिक्षा पर किसी भाई का कोई जोर नहीं है, हॉस्पिटल व्यवस्था पर किसी भाई का कोई जोर नहीं है,
जो दफ्तरों में जितना भ्रष्टाचार होता है उस पर किसी भाई का जोर नहीं है। और जैसे किसानों की बात की जाए, जैसे भाई ने अभी किसानों की बात की, तो किसानों की जो हालत, जो कृषि प्रधान हमारा देश है, उनकी हालत इतनी बद से बदतर क्यों होती जा रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर मैं एक बात कहना चाहूँ कि अगर जो हम सब लोग हैं, चाहे मार्केट का कोई पैकिंग वाला सामान खाते हों तो वो कहीं ना कहीं खेती से आता है। हम सारे लोग बनाने वाले तो बहुत खुशहाल हो जाते हैं, लेकिन पैदा करने वाले फांसी लगा करके झूल रहे हैं। तो आप इस सरकार से खुश नहीं है? मतलब आप इस सरकार से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है इसमें। इस सरकार ने किया गया, अगर मैं मानता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश के पास 10 पॉइंट विकास करने की क्षमता है, ये सरकार आई, इन्होंने 2 पॉइंट का विकास कर दिया, दूसरी आई किसी ने 2.5 का कर दिया, कि कोई फिर वापस 2 पर आई। किसको चाहते हैं, किन की सरकार बने? जो अभी तक इंडिया में एक नेता के रूप में जो मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा जो देखा है, उनको देखा है केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी ने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ये सारी सुविधाओं पर जो काम किया है, उससे बेहतर मैं किसी को नहीं मानता। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। आप बताइए, ये बोल रहे हैं सबसे अच्छा केजरीवाल जी ने काम किया। सर जी बोल रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं। अभी उन्होंने एक बात कही कि किसान अपना काम करता है, किसान का विकास नहीं हो पाता है, और जो लोग पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग करके माल बेच रहे हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है। तो अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ये रूल लेके आई थी कि किसान कभी सीधा माल कहीं भी बेच सकता है, तो उसके लिए उन्होंने फिर क्यों इतना आंदोलन कर रहे थे किसान? तब क्यों नहीं कहा कि उनका नुकसान हो रहा है और पैकिंग वाले काम नहीं कर रहे हैं? तब भी तो बोल सकते थे ना। तो जब पैकिंग वाला का उनका रूल निकला कि पैकिंग में सीधे जाके अपना माल बेच सकते हैं, महंगी रेट में बेच सकते हैं, बिचौलिया सारे हट सकते हैं, तब उन्होंने आंदोलन किया। उनको सिर्फ आंदोलन करना है, सरकारी कमी निकालनी है, बाकी और कुछ नहीं है। सरकार बहुत अच्छा। उनका आरोप सीधा ये है कि बीजेपी सरकार में जितना भ्रष्टाचार और जो बलात्कार हुआ है, वो बीजेपी की सरकार में हुआ है। देखिए, बलात्कार करना या मर्डर करना ये किसी के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है। अभी कोई भी आदमी रोड पे, कोई भी इंसान रोड पे चलते हुए किसी लड़की को छोड़ देगा तो गवर्नमेंट रोकने नहीं आएगी। गवर्नमेंट का काम है कि उसको पनिशमेंट करना, ठीक है। जो भी आदमी कोई ऐसा काम कर रहा है, गवर्नमेंट ने कितनी जल्दी उसको सॉल्व किया केस को, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अपना कानून व्यवस्था अच्छी कर रही है। अब किसी को रोड पे चलते हुए कोई किसी को गोली मार देगा तो गवर्नमेंट रोकने थोड़ी आई है, गोली क्यों मार दी है। गवर्नमेंट अगर उसको नहीं पकड़ पा रही है तो गवर्नमेंट। आप इस बार क्या देखकर आप अपने विधायक जी को चुनेंगे? नहीं, विधायक हमारा बहुत अच्छा है, शहर में विकास कर रहा है और सभी के बीच में है। कोरोना जैसे महामारी के टाइम में 2 साल 3 साल हो गए कोरोना जैसी महामारी को, उस टाइम पे भी वो जनता के बीच में है, सारी जनता की परेशानी सुनना है। ऐसा विधायक और कहाँ मिलेगा? मतलब आपने अपना मन बना लिया है कि आपने बीजेपी को वोट देना है। चलिए, और भी लोग उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है। तो आप ये बताइए, आप युवा हैं, तो आप क्या देखकर इस बार वोट करेंगे? मैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन मुद्दों पे वोट करूँगा। और जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, इसमें सरकार ने काफ़ी अच्छे सारे काम किए हैं। भैया बोल रहे थे कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और मेरे परिवार में भी 2 लोग अभी इस समय शिक्षक भर्ती में लग चुके हैं। अच्छा, ठीक है। वो जो काबिल लोग हैं, उनको सारे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। ये बात बोली है, काबिल है उसको नौकरी मिलेगी, चाहे वो किसी वर्ग का हो। सरकार ने सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। जो काबिल है, पढ़ लिख रहा है, उसको नौकरी अवश्य मिलेगी। एक युवा है, टेट सीटेट क्वालिफाई कर चुका हूँ और सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ। एक युवा ने अपनी बात रखी, आपने भी सुनी कि इनके भी घर में लोगों ने जॉब करी है और ये भी तैयारी कर रहे हैं भाजपा सरकार में। तो मैं और जवाब लेता हूँ, आपके पास मैं भैया आऊँगा। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है। और इस सरकार की सबसे अच्छी नीयत है कि साफ़ नीयत है और साफ़ स्वच्छ सरकार है। भ्रष्टाचारियों और दलालों की नकेल कसी हुई है, ब्याजखोरों की ब्याज बंद है, दलालों की दलाली बंद है। इस वजह से सब परेशान हैं, उछल कूद मचा रहे हैं कि कब ये सरकार पलटे और कब हम लोगों का कुकरमुत्ती की तरह वापस निकलें और अपनी मौज करें। तो ये मौज फ़िलहाल तो नहीं मिलने वाली अगले शायद 5-10 सालों तक। और विधायक मौजूदा हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंटिन्यूस विधायक रहने के बाद थोड़ा सा एलिगेंस आ जाता है। उसमें अपने स्वभाव में उन्हें नम्रता लानी चाहिए, जिससे जनता में उनकी पैठ ख़त्म ना हो। अगर नहीं होता है तो जनता बदलाव करने के लिए भी स्वतंत्र रहती है। क्या माहौल है इस बार? माहौल सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये रहेगा और कंटिन्यूस रहेगा। चलिए, और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप बताइए भैया, इस बार किन का माहौल है? मेरा नाम दिव्यांश बिष्ट है और मैं समय भास्कर का धन्यवाद देता हूँ जो हम आम लोगों को मौका दिया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से तो बिलोंग नहीं करता, पर मेरे को जो मेरी पर्सनल राय है कि हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो हम सबका साथ विकास और सबका विकास लेके चले। और मेरे को जो पर्सनली फील होता है, जैसे हमारे
उत्तर प्रदेश में सबका शासन रहा है, सपा का, बसपा का। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाजपा जातिवाद फैलाती है, मेरे को ऐसा नहीं लगता पर्सनली कि भाजपा जो हमारी पार्टी वो जातिवाद फैलाती है। और पार्टियों को जब मैं देखता हूँ तो हमेशा अपने उनके फिक्स वोटर है कि ये हमारे वोटर है, ये हमारा समुदाय, ये हमारे वोटर। लेकिन बीजेपी एक पार्टी ऐसी मेरे को जो लगी, ये कभी ये नहीं कहती कि हमारा सिर्फ एक समुदाय है, हमारे सब लोग वोटर है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे इस समय जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अब ये कहते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है या रोज़गार की कमियाँ हैं, तो इसके लिए सरकार को ऐसी शिक्षाएँ, नीतियाँ लानी चाहिए जिससे लोग खुद इतने समझने चाहिए कि भाई जनसंख्या जब तक हम बढ़ाते रहेंगे और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो लिमिटेड है, तो हमें कहीं ना कहीं जनसंख्या पे रोक लगानी चाहिए। और सरकार हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। अगर कानून व्यवस्था अगर सही नहीं चलेगी तो भाई एक आम लोग है, जैसे अभी बड़े भाई ने बताया कि भाई ये हमारे हाथ में थोड़ी नहीं है कि हम भाई रास्ते में चलते बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, तो ये सरकार में आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि भाई इसके लिए लोगों को एजुकेटेड करना चाहिए। पर हाँ, कानून प्रशासन जो है हमारा वो सख्त होना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। इस सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं? मेरे को जो लगता है जो इनकी कानून व्यवस्था इस समय सबसे अच्छी चल रही है इस समय कानून व्यवस्था, और सबको पनिशमेंट हो रहा है। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग बेटियों के साथ कुछ गलत करते हैं तो इस कानून व्यवस्था में और ऐसे बदलाव लाने चाहिए कि उन लोगों को ऐसा खतरनाक दंड मिला करे, बिल्कुल, कि जो आगे लोग ऐसा करने की हिम्मत भी ना करें। तो ये कानून व्यवस्था ये अभी सही चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। इस सरकार में सही चल रही है, उससे पहले की जो सरकार थी उसमें कैसी थी? नहीं, कानून व्यवस्था उसमें तो मेरे को लगता है थोड़ी बहुत ढील थी। मेरे को ये भी याद है कि भाई उस समय कुछ एक स्पेसिफिक जातियों के लोग थाने के अंदर जाके एक FIR तक फाड़ सकते थे, इतनी हिम्मत करते थे, जो मैंने खुद देखा है एक आम जनता के तौर पे। तो भाई मैं तो यही चाहूँगा कि कानून व्यवस्था एक आम आदमी के लिए ऐसी होनी चाहिए कि भाई अपने घर और अपने परिवार के साथ सही से रह सके। चलिए, और भी लोग हैं। भैया से पहले मैं जानता हूँ, भैया आप हाथ खड़े कर रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कानून व्यवस्था की जब बात चल रही है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। लेबर कॉलोनी ततोजी क्षेत्र में 8 चोरियां हुई, 8 चोरियों में सिर्फ एक मुकदमा दर्ज किया गया। एक परिवार को 3 घंटे बंधक बनाया गया, उसके यहाँ चोरी गई, डकैती की गई, लेकिन वो मुकदमा थाना लाइन पर दर्ज नहीं किया। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अगर मुकदमे रेप के, छेड़छाड़ के लिखे जाते तो आज न्यायालय में 156(3) का अंबार नहीं लगता। न्यायालय में जाके देखिए कितना आदमी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होगा, आप धरातल पर आइए। किसकी सरकार की बात कर रहे हैं? जो जिसमें आप? मैं वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं न्यायालय में बैठा हूँ, मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। अगर यहाँ मुकदमे दर्ज होंगे तो न्यायालय में कोई नहीं आएगा। तो आपने आंकड़ा छुपाया है। नहीं, तो ये सरकार में अपराध हुए, तो इससे पहले की जो सरकार थी उसमें कैसा काम था? आपके अकॉर्डिंग टू मीडिया ही जो है करीब 2 लाख केसेस ज़्यादा हैं। कुछ अखिलेश सरकार में कम हुए थे और भाजपा सरकार में ज़्यादा मुकदमे हैं। अखिलेश सरकार में कम हुए थे और भाजपा सरकार में ज़्यादा हुए, इसका जवाब मैं लेता हूँ। आप बताइए। भैया ने आरोप लगा दिया सीधा सीधा बीजेपी पे, कि बोल दिया कि सपा में कम थे और बीजेपी में ज़्यादा। जो लोग आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि सपा सरकार में कम थे, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यदि किसी के साथ झपटमारी हुई और उसकी जब वो रिपोर्ट कराने के लिए थाने में पहुंचता था, न्याय के लिए पहुंचता था, तो वहां पहले से ही वह अपराधी बैठे हुए होते थे कुर्सियों पर। जो व्यक्ति वहां पर जाकर रिपोर्ट की बात करता था, उसी को उठाकर बंद कर दिया जाता था। ठीक। दूसरा, अभी आपने प्रश्न पूछा था कि बहन बेटियों के साथ, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इमाम बाड़े के चौराहे, पिछली सरकार की बता रहा हूँ, इमाम बाड़े के चौराहे से लेकर और यहाँ के लड़कियों के स्कूल तक जो मजनुओं का वहाँ झुंड रहता था, जिस प्रकार की अभद्रताएं होती थीं, जिस प्रकार से उस बेटी को छोड़ने के लिए उसका पिता, उसका भाई उसके साथ जाता था, उसी को ही जब उसी के ही सामने उनको पीटना, उसको और जब वो थाने में रिपोर्ट कराने जाए तो उल्टा उसी को ही प्रताड़ित करने का जो काम हुआ, वो कौन सी कानून व्यवस्था थी? आज हर व्यक्ति के साथ न्यायपूर्ण कार्रवाई होती है। आप भले ही ये कहें कि छिपाया जा रहा है, ये आप दोष मढ़ने की बात कर रहे हैं। तीसरा, मेरे 3 प्रश्न हैं, उन 3 प्रश्नों को उत्तर उन सारे नेताओं को देने हैं। चलिए, और भी युवा हैं, उनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? प्रवीण नाम है मेरा। तो आप इस बार विधायक कैसा चुनेंगे? कैसा हो विधायक आपका? विधायक हमारा ऐसा हो कि देश हित की बात करे, बढ़िया विधायक हो, जो काम करे। सरकार बढ़िया चल रही है, बीजेपी में काम हो रहे, बहन बेटी सुरक्षित हैं। आज से पहले पिछली सरकारों में देखते थे, शाम को निकलते थे, एक डर सा रहता था, माहौल सा खराब रहता था कि बहन बेटियों को लूट मार ना कर ले, ये ना कर ले, बोला। आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं और रात को कितने भी बजे निकल सकती हैं। मतलब इस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आप कुछ कह रहे थे? पहले मैं भाई साहब अपने बड़े भाई साहब बोल रहे थे किसानों के मुद्दे पर। 2017 से पहले की सरकारों में किसान फांसी लगाते थे और अपनी चांद पर चप्पल रख के घूमते थे।
आज की वर्तमान सरकार में आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आज किसानों को किसान सम्मान निधि के द्वारा, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, हर परिवार को सम्मानित करने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। दूसरी बात, मैं अपने भाई साहब हैं, उनकी वकील साहब हैं, उनकी बात का जवाब दूंगा। पहले की सरकारों में लोग जब तहरीर और अपनी FIR लेके जाते तो थाने में खड़े हुए जो अपराधी किस्म के लोग थे वो FIR में फाड़ देते थे। ये हमारे अपनी गली की घटना है। मतलब आप कुल मिला कह रहे हैं गुंडागर्दी इस सरकार में है ही नहीं। जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रम फैलाने से कोई लाभ नहीं होगा। 2022 में 2027 में गुंडागर्दी क्या है? आज क्यों नहीं है? एक तरफ योगी महाराज जी कहते हैं कि हम हिंदू है। हमारे एक हिंदू महिला को, उस लड़की को वाल्मीकि थी, क्या वो हिंदू नहीं थी? रात में जला दिया जाता है, क्या वो हिंदू नहीं थी? लखनऊ में ये कांड हुए, वो अपने बहन के साथ, एक भाई जाता अपनी बहन के साथ एग्ज़ाम दिलाने, उसको खाम में उसे मार दिया जाता है। दिन दहाड़े ऐसे कितने आप केस आए जिसमें पुलिस वालों ने उन लोगों को मार दिया। एक गुप्ता जी को मार दिया था। तो ये क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं है? ये मैं मानता हूँ, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ एक पक्ष, एक व्यक्ति किसी पार्टी के हैं या किसी पार्टी के हैं, वो ये स्वीकार नहीं कर रहे कि हाँ हमारी पार्टी में भी कुछ कमियां थीं, लेकिन उसमें आपकी पार्टी में भी कुछ कमियां थीं। हम एक का अपना पक्ष रख रहे हैं निष्पक्ष रूप से। बिल्कुल ये क्या है कि दोनों सभी पार्टियों में कमियां थीं। ऐसा नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसमें गुंडागर्दी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो। ये बेफालतू की बहस है। लेकिन अभी तक इसमें से किसी व्यक्ति ने न तो आपने कोई सवाल किया, क्या शिक्षा हमारे देश के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं, शिक्षा पे सवाल उठा था, भैया ने सवाल उठाया था शिक्षा पे कि उनको 2 साल से नौकरी नहीं मिली है। आपके सामने एक युवा ने बताया, हमारे यहाँ बेरोजगारी, मेरी बात सुनिए, बिजनेस सेक्टर में इतना पैसा आता है, वो कहाँ जाता है, किस फाइल में बंद होकर के वापस चला जाता है? मेरी बात तो सुनेंगे। बताएं। अभी आपके सामने एक युवा ने बोला कि 2 साल से उन्हें नौकरी नहीं मिली। एक युवा ने खुद अपने मुंह से बोला कि उसको नौकरी मिली, उसके परिवार को नौकरी मिली, वो खुद तैयारी कराई। मतलब ये योग्य होगा, उसी को नौकरी का हकदार है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नौकरी नहीं है? उत्तर प्रदेश में 34 लाख नौकरियों के पद खाली हैं, क्यों नहीं भर पाई सरकार? क्यों नहीं भर पाई? ऐसे तो वो योग्य वो भी था, शिक्षा मंत्री जो थे उनके भाई को लगा दिया था, बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो भी योग्य थे ना। ये बेफालतू की बात है और कुछ नहीं है। ये एक दूसरे के बस ये मैं किसी पार्टी का पक्षधर हूँ, भाई साहब किसी पार्टी के पक्षधर हैं, लेकिन जब तक देश का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, जब तक हम सच्चाई कबूल नहीं करेंगे। चलिए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आगे आइए। आज़ादी 1947 में मिली, अंग्रेज़ों से मिली, अंग्रेज़ों के कानून से नहीं मिल पाई, अपनी कुसंस्कृति से नहीं मिली, अपने विचारों से नहीं मिली। अगर ये सारे विचार अपने आप में शुद्ध हो जाते तो आज ये नौबत नहीं आती आप लोगों के यहाँ खड़े होने की। स्वच्छ सरकार होती, स्वच्छ नीयत होती। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अपने अपने घर में सुधारना सीखें, अपने बच्चों को संस्कार देना सीखें, दूसरे की बेटी को बेटी समझने। उसकी बहन है तो मैं छेड़ करके उसको अपनी जोरू भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरी बहन है तो बहन है। इस चीज़ को भी तो सोचो। और ये कम हुआ है? बिल्कुल कम हुआ है। हमारे बच्चों का भविष्य भी तो इसमें देखना है। हमारे पास भी बेटी है और भी भाई लोगों के पास बेटी है, उनको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता। आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? और स्वास्थ्य के बारे में भी बताना चाहता हूँ। स्वास्थ्य के बारे में इतना बड़ा काम हुआ है कि दुनिया देख रही है आपकी तरफ। फ्री वैक्सीन लगी हुई है। आपका सबसे कम रेशियो है डेथ का, दुनिया में सबसे कम रेशियो है डेथ का, है। और कितना विकास और कितना चाहिए आपको? अगर पैसे दे के लगवाते तो फाइजर की लेकर आते और एक आदमी को कम से कम 25-25 हज़ार रुपये की वैक्सीन लगती, मालूम सब दिमाग हिल जाता सबका। आपका ये सवाल जो था बहुत अच्छा सवाल। कोरोना इस सरकार की देन नहीं है। कोरोना इस सरकार की देन नहीं है, कुदरत की देन है। वो कुदरत की देन है। एक बात बताइए, जैसे भैया भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि साहब 25,000 रुपये लगती, सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगी, तो मेरे भाई कोरोना काल भी तो इसी सरकार में आया, किसी और में आया है? इसी बता तो जिसकी एक मिनट सुनिए मैं एक मिनट मैं सबकी बात रखिए। एक मिनट नहीं बोलो, आप अपनी लाइन में एक मिनट सबकी एक मिनट मैं सबकी बात महामारी। एक मिनट आप इधर आए, लाइन में पहले लाइन में सबकी बात सुनी जाएगी।
एक मिनट थोड़ा पीछे एक मिनट सब थोड़ा डिस्टेंस एक मिनट मैं एक चीज़ बोल दूं, आप ही लोगों का मंच है, आपको बात रखने के लिए बुलाया, तो एक एक करके आप बात रखें, कोई पक्ष का कोई विपक्ष का। आप बताएं क्या कह रहे हैं। भैया जिसकी सरकार होगी वही तो काम करेगी। आप बताइए, अगर सपा की सरकार होती सपा करती, केंद्र में अगर कांग्रेस की होती तो वो वैक्सीन लगवाती, इस टाइम प्रेजेंट में अगर बीजेपी की सरकार है तो वही तो वैक्सीन लगवाई, और कौन लगवाएगा आप बताइए। और राज्यों में जो कांग्रेस और आप पार्टी की जो सरकार है उनने क्या किया। ठीक है, देखिए सभी अपने अपने काम कर रही हैं, और उस सवाल भी उसी से पूछा जाता है जो स्टेम प्रोजेक्ट में सत्ता होती है। जैसे मेरे छोटे भैया ने कही कि मर्डर हर सरकार में होते हैं और रेप भी होते हैं, तो मेरे भाई इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो फिर आदमी सभा को जिम्मेदार क्यों बताता है? सभा के कार्यकाल में अगर कोई काम होता है तो इसका जवाब एक मिनट मैं आप क्या कह रहे हैं, हाँ बताइए। इसका सपा को इसलिए जिम्मेदार बताया जा रहा है कि जब कोई आदमी कोई केस करके आता है तो सपा गवर्नमेंट में उस आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहाँ के मुखिया ये बात कहते हैं कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट में उसके ऊपर कार्रवाई होती है। दूसरी बात, भैया ने कहा था कि 34 लाख पद खाली पड़े हुए हैं गवर्नमेंट में, देश में, वो राज्य में, तो 34 लाख पद क्या यही 5 साल में हो गए? इससे पहले नहीं हुए। पहले नौकरी मिलती थी, मैं आपको बता दूं, पहले नौकरी मिलती थी, उसकी लिस्ट मुख्यमंत्री के ऑफिस से जारी होती थी, इन लोगों को नौकरी मिलनी है। आज काबिलियत के आधार पर लिस्ट जो होती है आयोग से जारी, जो डिपार्टमेंट नौकरी निकाला उसके आयोग उसके डिपार्टमेंट से लिस्ट जारी होती है, और जो उसके योग्य है उसके लिए जारी होगी। अभी मुद्दा उठा कोरोना को लेकर कि कोरोना बीजेपी सरकार में आया है और वही जिम्मेदार है। नहीं, कोरोना किसी भी गवर्नमेंट में आ सकता है, ठीक है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट है तो जो वैक्सीन लग रही है लोगों को धरातल पे आके लग रही है। अगर कोई और गवर्नमेंट होती, मैं कांग्रेस या सपा की बात करूं, तो कोई भी गवर्नमेंट होती तो वो लगती तो, लेकिन कागजों में सामने आके उसका कुछ नहीं होता, सारा पैसा फाइलों में आता, फाइलों में चला जाता। लेकिन आज बाकी में लोगों के लग रही है, फिजिकली उसको आज भी महसूस कर रहा है, लग रही है, जो सिर्फ गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जी आप बताएं। एक मिनट देखिए, अरे रुकिए भाई साहब, एक बात रुकिए, एक मिनट भाई साहब, लौट जाइए। अरे भाई साहब, ऐसा है, भाई साहब ने एक बात कही कि कोरोना काल आया अपने भारतीय जनता पार्टी सरकार में। पिछली सरकारों में आपने देखा होगा डेंगू और मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियों से रामनगर और संतनगर में इतनी मौतें होती थी। ये तो वैश्विक महामारी है, इसमें तो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फेल हो गई, लेकिन फिर भी आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने इस तरह का काम किया कि यहाँ पर सबसे कम मौतों का रेशियो है। तो जो लोग मोदी और योगी जी पर उंगली उठा रहे हैं वो पिछली सरकारों का जरा आकलन कर लें तो उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हमारे शहर को स्मार्ट सिटी मैं आपके पास आऊँगा, और भी लोग हैं, मैं उनका भी जान लूँ कि बात यहाँ पर हो रही है कि आप विधायक चुने तो किस मुद्दे पर उन्हें चुने, कि ऐसा उन्होंने क्या किया जो आप उनको चुने। नहीं, हमारा विधायक ईमानदार, स्वच्छ छवि वाला, कर्मठ और जनता की सुनने वाला। जो भी जनता की, हमारे क्षेत्र की जनता की जो भी समस्याएं हैं, अगर वो उस तक पहुंचती हैं तो वो विधायक उनकी सुने और उसका निवारण करे। तो इस सरकार से आप खुश हैं? नहीं, इससे तो हम 101% खुश हैं। चलिए, और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे। आप कुछ कह रहे थे बहुत देर से, जो अभी मुद्दा उठा वैक्सीन का और जो कोरोना का, जो बीजेपी सरकार में आया है, ऐसा भैया ने आरोप लगाया था, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे आरोप के प्रत्यारोप तो भगवान पे भी लगा सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो भगवान पे भी ला सकते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बताया वैक्सीन भाजपा सरकार के अंदर आई, तो सीधी बात तो ये है, जब कोरोना भाजपा सरकार के अंदर आया तो भाजपा थोड़ी लेके आई थी इसको। ये तो विदेश से आने वाली बीमारी है, तो बीमारी तो किसी भी सरकार के अंदर आ सकती है। मतलब उनका कहना यह है कि कोरोना काल में जितनी मौतें हुई उसका कारण बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार क्या, बीजेपी सरकार से पहले, भाजपा सरकार से पहले सपा की सरकार हुआ करती थी। उन्होंने स्वास्थ्य के नाम पे जो पैसा आता था अपनी जेब में डाला, बंदरवाट किया। उसके लिए ना कोई मेडिकल की कॉलेज की व्यवस्था थी। पहली सरकार में आप देखिए 5 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज की सरकार के अंदर 56 मेडिकल कॉलेज है, जिसके द्वारा कोरोना काल में जाके लोगों की जान बचाई जा सकी, बेडों की व्यवस्था की जा सकी, वैक्सीन की व्यवस्था करा के सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चलिए, और भी युवा उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मुबीन। आप कैसा विधायक चुनेंगे? चुट्टन नेताई। चुट्टन नेताई, सपा का, क्यों? काम कराएंगे, विकास कराएंगे, सब युवा के लिए सबके काम कराएंगे। तो आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास पे। तो वो तो पहली बार खड़े हुए हैं, इससे जो पहले के जो विधायक रह चुके हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? एक तो वो कारोबारी हैं और वो विकास की उम्मीद भी हैं, और विकास होगा, सबके साथ होगा। तो मतलब इस बार आपको क्या माहौल लगता है?
सभा का माहौल लग रहा है हमें तो। सपा का माहौल लग रहा है। कितनी सीट आने की उम्मीद है? सीट तो 300 से ऊपर आएंगी। 300 से ऊपर आएंगे, मतलब पूर्ण बहुमत सपा का आने वाला है। चलिए, आप भैया कुछ कह रहे थे वैक्सीन जो और कोरोना में, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कोरोना आपने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में कोरोना आया, तो उन भैया ने कहा कि वैक्सीन भी तो इतनी जल्दी उपलब्ध हुई। ये कोई नया इशू नहीं है महामारी का। महामारी हर शासनकाल में आई है। पोलियो आया, बहुत महामारियाँ आई, किसी सरकार ने ढिंढोरा नहीं पीटा कि हमने फ्री इलाज कराया। पोलियो भी फ्री घर घर पिलाई गई और पोलियो जड़ से खत्म किया गया। जो वैक्सीन तो जो वैक्सीन की जो 1 साल के अंदर आई है, को जो पोलियो की आती थी, जो चेचक की जो वैक्सीन आती थी, उनको कई साल लग जाते थे विदेशों से आने में। जब जैसी सुविधाएं थी तब उस तरीके से आई, अब जैसी सुविधा उस तरीके से आएगी। आज आधुनिक हो गया, डिजिटल है सब। महामारी हर सरकार के दौर में आई है, सबने इलाज करें, फ्री करें, और ये कोई फ्री में नहीं कर रही है, जनता का पैसा है। और पेट्रोल, पहले आप कहते थे पेट्रोल और डीजल हमारे हाथ में नहीं है, और चुनाव आया अब बराबर 94 रुपये चल रहा है। क्यों चल रहा है? पहले तो आप कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी के पावर में है, पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, और चुनाव आ गया तो अब कैसे हाथ में आ गया? अब क्यों कंट्रोल है पेट्रोल डीजल? 10 मार्च के बाद बढ़वा देंगे। अब 10 मार्च के बाद बढ़वा देंगे। मतलब 10 मार्च के बाद बढ़वा देंगे पेट्रोल डीजल। बढ़िया कैसे? हाँ, 10 मार्च के बाद फालतू की तालियां हैं। सेंटर में तो अभी है 2 साल, आप सेंटर में तो है। 10 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल फिर बढ़ने लगेगा। क्या कह रहे हैं? अभी भैया ने एक सवाल पूछा था वैक्सीन के ऊपर। तो काफ़ी समय पहले पोलियो की बीमारी आई थी, ठीक है। अब भैया ने अभी पूछा कि पोलियो की बीमारी आई थी, इनसे ये पूछेगा कि पोलियो की वैक्सीन हमारे हिंदुस्तान में, जो पोलियो की वैक्सीन हमारे हिंदुस्तान में, एक दुनिया का बहुत छोटा देश है इपोथिया, वहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 10 साल बाद आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस सरकार वो काम नहीं किया था क्या आखिर? और आज जब वैक्सीन की बात आती है, हमारी जो कोरोना की वैक्सीन है, जैसे विदेशों में समय पर चल रही है, हमारे हिंदुस्तान में भी देसी वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन हर समय अवेलेबल है, और सभी को वो तो आरोप आप पे ये लगा रहे हैं कि सब वैक्सीन जो आ रही है सबने फ्री में, तो बीजेपी ने कैसा कर दिया? बीजेपी ने को ऐसा नहीं कर दिया, ठीक है, लेकिन आप देखिएगा उनका जो रेशियो है, बहुत कम समय में हमारे हिंदुस्तान में स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो जाती है, और बहुत कम समय में हमारे दुनिया का दूसरा देश ऐसा है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है चीन के बाद। और आज अमेरिका की तुलना कर लें, अमेरिका और यूपी की तुलना करेंगे, हम जो जनसंख्या हमारी यूपी की है, उतनी जनसंख्या हमारी अमेरिका की भी है। वहाँ के आंकड़े देख लीजिए, यहाँ के आंकड़े देख लीजिए, आपको जमीन आसमान अंतर पता चल जाएगा। दूसरा, जो वैक्सीन उन्होंने बात की, जो 10 साल बाद हमारे यहाँ पोलियो की आई थी, आज हमारे कोरोना वैक्सीन सेम डे चल रही है। जैसे विदेशों में लॉन्च हुई है, हमारे यहाँ भी स्वदेशी वैक्सीन चल रही है। ये हमारा। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नसीम। तो इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? हम तो बीजेपी की बनवाएंगे। बीजेपी की बनवाएंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम जी, बताइए कि सपा के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, यहाँ के जो विधायक हैं उनने कुछ नहीं किया। असियाई ने बहुत कुछ किया, आप दिखाओ कहाँ पे क्या नहीं करा। पूरे फरियाद में रोड पुल देखो अपना बना हुआ है, ये ब्रिज कितना बढ़िया है, तो हम तो नहीं वोट देंगे। वो तो इसको विकास नहीं मानते। नहीं, विकास है ये, जबरदस्ती विकास आदमी कर देंगे, इससे क्या परेशानी है? वो तो लंगे लुच्चे चिल्ला रहे विकास नहीं है। किसी अच्छे आदमी पूछो विकास है? ऐसे सड़कों पर कल्याण विकास नहीं है। विकास तो हम दिखाएंगे, हमें हमारे साथ चल, विकास कहाँ का नहीं है। हमारा विकास पूछ हमसे, कहाँ विकास है? बस बताइए, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जितेंद्र शर्मा। आप ये बताइए कि इस बार का जो विधायक आप चुनेंगे वो किन मुद्दों पर चुनेंगे? देखो, रोजगार की बात करें तो रोजगार तो हर जगह है। अब करना नहीं चाहे, हरामखोरी करना चाहे तो उसके लिए बात अलग है। मैं रोजगार है, मैं भी युवा हूँ, यहाँ नहीं मिल रही सरकारी, कोई दूसरी प्राइवेट में तो कर ही रहा हूँ ना। कि ये थोड़ी है कि मैं सरकारी ही चाहूँ, मेरे यहाँ भी 2 जने हैं, या भैया नहीं सरकारी नहीं मिले। भाई पढ़ा मैं भी हूँ, बीएड मैंने भी पास करी है, ये थोड़ी है सरकारी के लिए। तो अभी आप क्या काम करते हैं? मैं अभी रिलायंस के अंदर हूँ, रिलायंस टेलीकॉम के अंदर काम करता हूँ। प्राइवेट काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अपना खुद का बिजनेस भी चालू किया अभी, सूज का। तो इस बार की जो सरकार है उससे खुश हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक मिनट और लोगों से भी नेक विचार करते हैं, इनसे बात नहीं हुई है, तो यहाँ पर कुछ युवा खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार आप किसको चुनेंगे? इस बार हम फूल को चुनेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा है कि छोटी छोटी बातें हम सोचते हैं कि अभी हमें जॉब नहीं मिली है या शिक्षा नहीं हुई है। देखिए अभी हमारा जो देश है, वो अभी बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा है, ठीक है।
अभी आप सोचिए कि पढ़ाई 2 साल बाद हो सकती है, लेकिन अगर हमारा जीवन काल समाप्त हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? पढ़ाई 2 साल बाद हो सकती है, लेकिन हमारा जीवन काल समाप्त हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को हम क्यों भेजें स्कूल? बाद में भी भेज सकते हैं स्कूल तो, और नौकरी भी हमें बाद में मिल सकती है, नौकरी भी हमें बाद में मिल सकती है। आप कहना ये चाह रहे हैं पहले अपने आप को सुरक्षित रखें, पहले अपने आप को सुरक्षित रखें और उसके बाद में हम कुछ भी कर सकते हैं। और देश के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हो रही हैं, और आपने देखा ये अपना जो रोवर है, मंगल मिशन जो तैनात किया गया था, वो भी अपना पूरा फुल प्रूफ सही हो गया है। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 19 साल। 19 साल। आप वोट देने लायक हो गए? मैं वोट देने लायक हो गया हूँ। मैं फुल में ही वोट दूंगा। मैं सेवादा फाइट क्लब चलाता हूँ और मेरे जो युवा हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आप पहली बार वोट देंगे? हाँ, मैं पहली बार वोट दूंगा और इस बार मैं क्या कहते हैं फुल को ही वोट दूंगा। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम है और मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरीके से ये भैया ने अभी बोला कि बेरोजगार हैं, क्या मैं ये पूछना चाहूँगा 2017 में क्या ये अंबानी जी के यहाँ काम करते थे? जो काम ये 2017 में काम करते थे, क्या इनका काम बंद कर दिया? ये या तो ऐसा हो सकता है ये पहले कोई गंदा व्यापार करते हों हथियार वगैरह का, जो कि अपने फूल के आने से बंद हो गया है, वो व्यापार इनका चल नहीं पा रहा है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा। आप बताइए, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार शर्मा। आप इस बार किसकी सरकार चुनेंगे? बीजेपी की सरकार। क्यों? बीजेपी ने सारा सब कुछ किया है, सबके लिए सारी चीज़ें उन्होंने उपलब्ध कराई हैं, सारी ये विकास हुआ है। ये बीजेपी सपा की सरकार में कोई वो नहीं हुआ। सपा की सरकार में कोई काम नहीं हुआ? तो जो इस बार के जो विधायक है आप उनसे खुश हैं? हम तो खुश हैं साहब, पहले भी खुश थे, अब भी खुश हैं हम 3 बार। यहाँ पर जो चर्चा हुई है काफ़ी गर्म हुई है। आप बताएं, आपका क्या नाम है? जी भैया, मेरा नाम पुनीत भारद्वाज है। तो आप इस बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे? जी, मैं राष्ट्रहित में वोट करना चाहूँगा कि हम जैसे देख रहे हैं समाज में आतंक होता है, इंडियन आर्मी को देखते आप छूट नहीं मिलती। आज इस समय इंडियन आर्मी को छूट है कि वो विदेशी हमारे ऊपर आके हमला नहीं कर सकता। आतंकवाद नहीं है। इन 5 सालों में हमारे यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। और इसलिए देखिए अब ये सरकार को बदनाम करने के चल रहे हैं। अभी ये चल रहा है हिजाब। हिजाब क्या है? क्या है हिजाब? इलेक्शन से पहले नहीं था। ये मदरसा चल नहीं रहा, विद्यालय चल रहा है, गुरुकुल नहीं है। हिजाब क्यों चलेगा यहाँ पे? नहीं, अभी ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि आप जो अपना विधायक चुनेंगे वो किस मुद्दे पर चुनेंगे? हम विधायक चुने विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रहित के मुद्दे पर। सरकार हमें यूपी में फूल लेके आना है, बीजेपी लेके आनी है जो राष्ट्रहित में है। तो जो विपक्ष के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि इस सरकार में कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, ये आप कैसे कह सकते काम नहीं हुआ? आतंक होता था पहले। आप देखो कहीं भी लूट होती थी। 5 साल के अंदर कोई लूट हुई है? कोई चिड़ा जब्ती हुई है? किसी लड़की का छेड़छाड़ हुई है? नहीं हुई। इससे पहले हुई थी सरकार में। और क्या चाहिए? विकास, इसी से विकास कहते हैं। मतलब छेड़छाड़ बंद हुआ है तो इसी को लोग ज्यादा विकास मान रहे हैं। या मेरे छोटा भैया अल्लाह है, 2 में से एक आदमी तो अंधा ही ना दिख ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या हो रहा है? इससे पहले तो भैया मर गए थे, बिल्कुल कोई था ही नहीं है। आप जीवित हुए हैं 2-4 साल में। एक बात बताइए, आपका मैंने दिखाई दिया। अभी आपने हिसाब पे बात करी, सबसे पहले पहल क्यों करी? ये बात सही है कि स्कूल एक पढ़ाई की चीज़ है, तो वहाँ पर शुरुआत किसने करी? यही तो चाह रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन है, हिंदू मुसलमान कर दो तो हो सकता है उनका बेनिफिट मिले इसे। नहीं, यहाँ देखिए हम तो चल रही है। ये इलेक्शन का मुद्दा है, या हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, शिक्षा का मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। बात शिक्षा पे और रोजगार पे होनी चाहिए। ठीक है। देखिए दारू की दुकानें खुल रही हैं, नहीं दारू की दुकानें खुल रही हैं, मार्केटें खुल रही हैं, सब कुछ एक स्कूल से ही सारी प्रॉब्लम है। जैसे मेरे छोटे भाई ने कही कि भाई हम 2 साल बाद अगर बढ़ गए तो कुछ नहीं हो सकता, तो स्कूल ही सब, अगर हम स्कूल जाएंगे तो मर जाएंगे। स्कूल ही क्यों आप बंद रख रहे हैं? भाई सबसे मेन चीज़ तो स्कूल है, आप स्कूल ही बंद रख रहे हो। तो स्कूल इसलिए बंद रखे आ रहे हैं ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसमें बचे। तो फुल लॉकडाउन लगा दो ना, फिर तो हर चीज़ बंद होना चाहिए। भाई एक बताओ, दारू में इतनी लंबी लंबी लाइन लगी, उसमें कोरोना नहीं फैला? एक स्कूल में जाने से कोरोना फैल जाएगा क्या? जो बच्चे होते हैं वो भविष्य होते हैं, ठीक है, तो उनको सेव करना बहुत जरूरी है। तो स्कूल सबसे पहले बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आप पता नहीं कैसी बात है, फिर सभी चीज़ें बंद करो ना आप। फिर तो सभी चीज़ें बंद करो, खाली स्कूल ही क्यों बंद कर रहे हो? आप शिक्षा की तुलना आप एक दारू से कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि भाई स्कूल बंद है और दारू खोल दे रहे हैं आप ही बताइए मुझे, ये दारू जरूरी है या स्कूल जरूरी है? आप तो पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे एक मिनट भैया, 1 मिनट में बात कर लो तो यार, 1 मिनट बात करने दो। मतलब अच्छा, दारू में जो लाइन में थी सबकी वैक्सीन लगी है, आपको मालूम है?
जब तो वैक्सीन दी भी नहीं यार, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो यार? कौन सा चश्मा पहन लिया ये तो बता दो यार। मतलब बात रखिए, अपनी बात रखिए। एक बात बताइए कि स्कूल जरूरी है या दारू जरूरी है? आप बताइए भैया, स्कूल जरूरी है, दारू क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है, वो बंद कर दिया, दारू की दुकानें खोल दी, जहाँ से लेके वहाँ तक लाइन लगी है, 1 किलोमीटर तक लगी है। आप लोग खुद लेने जाते हो, वो बुला रहे हैं भैया, कोई बात नहीं। थोड़ी भी नहीं खोली किसने है ये बताइए मुझे? खोली तो आपकी सरकार नहीं है। अरे सरकार ने खोली तो सरकार ने वैक्सीनेट करने के लिए भी तो कहा है। सरकार ने वैक्सीनेट पीने के लिए सरकार वैक्सीनेट भी तो बात नहीं, एक मिनट। युवा है जो युवा है और जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं उन पर जाऊंगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं आप पर आऊंगा। युवा है और जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं उनसे जानूंगा आप क्या करें। मैं एक बात बस ये कहना चाहूँगा, देखिए दारू जो है, दारू से हमें बहुत सारा टैक्स मिलता है, ठीक है। हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था जो पहले से डाउन है उसको और डाउन नहीं कर सकते हैं। दारू, जो लोग मरने के लिए तैनात हैं कि हमें दारू पी के मरना है, तो उनको मरने दो, ठीक है। लेकिन हम देश का जो भविष्य है, जो विकास करेंगे आगे जाके बच्चे जो आगे विकास करेंगे, उन बच्चों को हम मार नहीं सकते हैं। इसीलिए वो शिक्षा के जो संस्थान हैं उनको अभी रोका गया है। और लेकिन जो दारू है, जो दारू वगैरह बिक रहा है, ठीक है, उसको हम चालू रखे हुए हैं, क्योंकि उससे हमें टैक्स मिल रहा है और तुम जाके मरी तो रहे हो, हमें क्या करना है उससे। अच्छा, हाँ, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ फिरोजाबाद महानगर के लोगों से अपील करना चाहूँगा, बल्कि देश के जो जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे भी वोटिंग के पड़ने वाली है, या तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप समय से जाके सभी लोग वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र हित में अपना मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का काम करें। चलिए, हाँ, आप क्या कह रहे थे? 2017 से पहले मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि विकास 2017 से पहले अपने इस देश में, राज्य में केवल 2 एक्सप्रेस वे हुआ करते थे। आज आपको नए 4 एक्सप्रेस देने का काम आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। पहले अपने यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्टों की संख्या ना कुछ थी, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। आज आपको मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था में लगभग 66 मेडिकल कॉलेज इस सरकार में बनाए गए हैं। और कितना विकास चाहिए? क्या विकास अब पानी की तरह, रेत की तरह बहने लगे तब विकास माना जाएगा क्या? अभी जो आरोप लगाया भैया ने कि स्कूल कॉलेज सबसे पहले बंद हो जाते हैं जब भी कोई कोरोना का टाइम आता है, स्कूल पहले बंद हो जाते हैं और जो ठेके हैं वो खुले रहते हैं। आप जो भाई साहब कह रहे हैं वो स्वयं कभी शराब के ठेके पे नहीं गए। किसी शराब के ठेके, जो शराब पीता हो उससे पूछिए कि शराब के ठेके बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं। शराब के ठेके भी सरकारें बंद हुए। जो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं। शराब के ठेके ही बंद किए गए। सरकार तो आप एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से, जैसे कि अभी सभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बीजेपी की बहुत अच्छी बड़ाई कर रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, ये वो खत्म हो गया। अभी आपने देखा था 1 साल के लगभग जो किसानों का आंदोलन चला था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी वरिष्ठ नेताओं ने क्या कहा था कि वहाँ पर बॉर्डर पर तो किसान नहीं है, वहाँ तो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, फलाने ढिकाने हैं। ये उन्होंने कहा था, सबको पता है, आपको भी शायद पता है, आप न्यूज़ में काम करते हैं। लेकिन क्या हमारी सरकार इतनी कमज़ोर हो गई कि अभी जाकर के उन खालिस्तानियों और आतंकवादियों के सामने जाकर घुटने टेक दिए? क्या कहना चाहेंगे सभी लोग इस बारे में? नहीं, आपका जो प्रश्न था वो वाजिब है, बिल्कुल सही है। पर जो 26 जनवरी को वहाँ पर जो घटना हुई थी वो क्या सही थी? वो बिल्कुल नहीं सी थी। लेकिन वो कौन व्यक्ति है, वो कहाँ गए? उसका घटना होने के मात्र आधे घंटे के अंदर हमारे सन्नी देओल जी का आपका ट्वीट आ जाता है कि ये फलाना व्यक्ति है, जिसको कोई अच्छे से नहीं पहचान पा रहा था। सन्नी देओल जी ने पहचान लिया कि ये फलाना व्यक्ति है। अगर गलत हो तो अभी ट्वीट निकाल के देख लें, उस घटना को देख लें, उसका समय का आप अंतर देख लें। सन्नी देओल पहचान लेते हैं जो कभी अपने क्षेत्र में नहीं आते। ट्रैक्टर चले थे वो कहाँ चले थे? जो ट्रैक्टर वगैरह आगे चले थे वो कहाँ के लिए कहाँ चले थे? क्या ट्रैक्टर वहाँ अंदर गए थे क्या? वो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे? सरकार तो आतंकवादी कह रही थी, पाकिस्तान वो खालिस्तानी कह रही थी, लेकिन लास्ट में जाके उसने घुटने क्यों टेक दी सरकार ने? हम ये जानना चाहते हैं। हम तो फिरोजाबाद में बैठे हैं ना, लेकिन सरकार सारी चीज़ कहती थी कि वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, तो सरकार ने घुटने क्यों टेक दिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब लेता हूँ। भैया ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया आप पे कि बीजेपी जो सरकार ने किसानों के सामने घुटने टेक। पहले मैं उनके सवालों का जवाब दे दूं। अभी आपने आतंकवाद की बात की, हम उनसे पूछना चाहते हैं मित्रवर से कि आखिरकार इन किसानों के आंदोलन की फंडिंग कौन सा देश कर रहा था? कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा था? आपने कहा कि आपने इनको आतंकवादी कहा। जो व्यक्ति
खाली भारत विरोधी नारे लगाते हो, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, वो देशद्रोही नहीं है तो क्या हिंदुस्तान के समर्थक तो देशद्रोही है? तो वो आरोप ये लगा रहे हैं देशद्रोही के सामने आपने घुटने को टेक दी। फिर घुटने नहीं टेके, हमने जिन किसान भाइयों को परेशानी हो रही थी, जिनको गुमराह किया जा रहा था, हमने उनके हित को देखते हुए, इस भयंकर ठंड को देखते हुए उन अपने प्रस्तावों को वापस लिया है, ना कि हमने किसी के आगे घुटने टेके हैं। दूसरा, अभी आपने कोरोना की बात कही थी, ठीक, यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं उन सारे लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से। जिस समय कोरोना काल की महाबीमारी आई और जिन राज्यों में हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के लोग अपने नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, जहाँ पर इन लोगों की सरकारें थीं, वहाँ से इन लोगों को जबरन क्यों भगाया गया? और आज जब आपने उनको भगाया है, तो आज जब आपको इतनी ही नफरत थी, तो फिर आज उस उत्तर प्रदेश की जनता से आज आप वोट किस मुंह से मांगने के लिए आए हैं, जरा ये भी स्पष्ट करें। चलिए मैं आप पर आऊँगा, एक मिनट आप बताइए कि इस बार आप विधायक चुनेंगे, वो किस मुद्दे पर चुनेंगे? हमारे सरकारी स्कूल या अस्पताल या तहसील में जो कार्यालय उनकी कमर तो बिल्कुल टूटी हुई है। ऐसा विधायक होना चाहिए। जैसे दिल्ली में देख लो आप, सरकारी स्कूल वगैरह, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, एक कमरे में 14 बेड डले हुए हैं। आप चाहते हो दूरी बना कर रखो, दूरी कहाँ से बना कर रखो? मैं भी देख के आया हूँ अपना पेशेंट को कि वहाँ दम घुटता है, पेशेंट वैसे ही मर जाएगा। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो आप फिर किसको चाहते हैं? नई सरकार आए, नया आंदोलन आए। नया कौन आए? नई सरकार आए, कोई भी आए। नहीं, नई सरकार में कोई तो आप एक चाहते होंगे। भैया बोल रहे हैं बदलाव क्या बदलाव? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। और भी कोई युवा है, उनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश गुप्ता है। आपका वोट बन गया? बनने वाला है। मतलब इस साल आप वोट देने लायक होंगे, तो किसको चुनेंगे? मैं भाजपा को। किन मुद्दों पे? कि उन्होंने सरकार अपने उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया काम कराया हुआ है। तो चलिए इसी चर्चा के साथ हम समाप्त करते हैं चर्चा को। जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद थे, उन सभी का मैं धन्यवाद करूँगा। यहाँ पर आए, उन्हें अपने विचार रखे।